साढौरा से विधायक रेणु बाला को जान से मारने की धमकी की एक कॉल आई है, जिसके बाद उन्होंने 25 जून को एसपी को इस मामले में पूरी शिकायत दी है। यमुनानगर में फिरौती मांगने का मामला फिलहाल शांत होने का नाम नहीं ले रहा। उद्योगपतियों के बाद अब नेताओं को भी धमकी भरे कॉल आने लगे हैं। ताजा मामला साढौरा से सामने आया, जहां विधायक रेणु बाला को 25 जून को एक विदेशी नंबर से एक धमकी भरा कॉल आता है और जान बचाने के लिए 25 लाख की मोटी रकम की मांग की जाती है। जून को करीब 12:30 पौने 1 बजे करीब एक फॉरेन नंबर से जो बाहर विदेशी नंबर से कॉल आई और उन्होंने मुझे ये मैसेज दिया कि आप रेणु बाला बोल रही हैं। मैंने कहा मैं रेणु बाला बोल रही हूँ। व्हाट्सएप कॉल आई थी, ऑडियो कॉल, तो मैंने सुनी और वो बोल रहे रेणु बाला बोल रही है। मैंने कहा हाँ मैं रेणु बाला बोल रही हूँ। कहता मैडम आपके नाम की जो 25 लाख है वो आपके नाम की सुपारी दी गई है, आपके जान से मारने की, आपको उड़ाने की। इस बाबत विधायक रेणु बाला ने एसपी ऑफिस में 25 जून को ही शिकायत दे दी थी, लेकिन अभी तक इस मामले में पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। विधायक रेणु बाला ने इस पूरे मामले को लेकर मनोहर सरकार को निशाने पर लिया। अगर मैं विपक्ष की नेता हूँ, अगर हम जैसे विधायक का या विपक्ष के नेता का ऐसे फिरौती भरे कॉल आते हैं और ऐसी डिमांड्स की कॉल भी आती हैं, तो वो मैं कहूँगी सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी है। विधायक से फिरौती मांगने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि इस मामले में सवाल पुलिस की कार्यशैली पर उठे हैं और जब प्रदेश में जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं, तो आम जनता की सुरक्षा की बात करना सरासर बेईमानी है। विधायक रेणु बाला ने बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि जब जनता का प्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है, तो प्रदेश की जनता कैसे सुरक्षित हो सकती है। राज्यसभा चुनाव में पैसे देकर वोट खरीदने को लेकर सियासत गर्म है। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयवान ने इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला के बयान पर पलटवार किया, साथ ही प्रदेश के कई अहम मुद्दों पर अपना बयान भी दिया। राज्यसभा चुनावों में पैसे देकर वोट खरीदने के मामले में अब राजनीति गर्मा रखी है। राज्यसभा चुनाव तो संपन्न हो गए हैं, लेकिन बयानों की बौछार अभी भी जारी है। हाल ही में इनेलो विधायक अभय चौटाला ने राज्यसभा चुनाव में वोट खरीदने को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में कुछ विधायकों ने पैसे लेकर वोट दिए और उनके पास इसके सबूत भी है, जिस पर अब हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयवान ने पलटवार किया। अच्छी बात है, अभय चौटाला को अब होश आ गया तो अभी सही। ये पहले कह रहे थे कि भाई जो जेजेपी का जो हाथ है वो उसके विनोद शर्मा की जेब में पहुंच गया और उन्होंने आरोप लगाया था सीधा, और अभी भी घूम फिरा करके आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई उनका चेहरा बेनकाब करो ना, उन बेईमानों का पता तो लगे हरियाणा प्रदेश की जनता को कि वो कौन कौन से शख्स हैं जिन्होंने पैसा लिया था और खुद क्या डील हुई है। वहीं इस दौरान उदयवान ने ये भी बयान दिया, जेजेपी और इनेलो दोनों ही भारतीय जनता पार्टी की टीम भी है। राज्यसभा का चुनाव ही नहीं, बल्कि अब राष्ट्रपति के चुनाव में भी ये बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। कोई भी चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, राष्ट्रपति का चुनाव में भी अभी वहीं जाएंगे। तो ये हर मामले में साथ देते हैं बीजेपी का, और बीजेपी ने लोकदल खत्म कर दिया। पहले लोकदल की बी टीम हुआ करती थी बीजेपी। आजकल जो है ना, ये तड़प रहे हैं कि हमें कोई साथ लगा ले, हमें कोई साथ लगा ले। साथ ही उदयवान ने आगे आने वाले नगर निगम के चुनावों को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। जहाँ तक नगर निकाय के चुनाव है, इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने कभी नगर निकाय के चुनाव नहीं लड़े, और अब नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, वहाँ पर नगर निगम के मेयर का भी और पार्षदों का भी सारे चुनाव सिंबल पर कांग्रेस लड़ेगी। इसके अलावा सिंगल प्लास्टिक यूज को बैन करने को लेकर प्रदेश सरकार की उदयवान ने तारीफ की और कहा कि ये सरकार का अच्छा कदम है, इसकी सरकार को सख्ती से पालना करानी चाहिए। हरियाणा में भारी बरसात के कारण जगह जगह पर जल भराव की स्थिति देखने को मिली है। जल भराव की स्थिति को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हालातों का जायजा लिया।
हरियाणा में मानसून की पहली बरसात ने प्रशासन की व्यवस्थाओं को पानी पानी कर दिया। प्रदेश में जगह जगह सड़कें और गलियां जलमग्न नजर आई। इस एक दिन की बरसात से रोहतक शहर भी जलमग्न हो गया। गलियों और लोगों के घरों तक में पानी भर गया और सरेआम सरकार और प्रशासन की लापरवाही दिखाई दी। इसी कड़ी में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सरकार को घेरने के लिए रोहतक पहुंच गए और गलियों में भरे पानी के बीच शासन प्रशासन के दावों को खोखला साबित करते नजर आए। भूपेंद्र हुड्डा ने गलियों में भरे पानी में से गुजरते हुए जायजा लेकर लोगों की व्यथा को सुना। गलियों और घरों में भरे 2-2, 3-3 फुट पानी से 2-4 हो रहे लोगों को देखकर प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे। जो हालात बने हैं वो बारिश आई है, पानी पड़ा है, लेकिन जो आज हालात हुए हैं प्रशासन की लापरवाही से और जो जिस प्रकार से मदद मिलनी चाहिए लोगों को वैसी मदद नहीं मिल रही। अब लोग सब सामान खराब हो गया है, इनका कंपनसेशन देना चाहिए और वार फुटिंग पे इनकी मदद करनी चाहिए, आना चाहिए बाहर। अब एक लगा रखा है, ये इतना पानी भरा है, यहाँ तो कम से कम 10 पंप लगने चाहिए थे ताकि जल्दी से जल्दी इनकी खाली हो पीछे। और ये बूस्टर जो कि बूस्टर वाला चला ही नहीं रहा, फिर उस वजह से है कि मेरे 55 लाख रुपए पेमेंट नहीं मिली। साथ ही भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, लोगों की स्थिति इतनी खराब होने के बावजूद भी ना तो इनके पास कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचा और ना ही सरकार का कोई नुमाइंदा। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। हमारे समय में बारिश से पहले हम सारे प्रशासन की मीटिंग करते थे, हर समय देखते थे सारा सीवरेज साफ है, सब बूस्टर काम कर रहे हैं, सब वो कर रहे हैं, तो वो देखते। अब कोई देख ही नहीं रहा, ऐसा प्रतीत हो रहा है हरियाणा में सरकार नाम की चीज ही कोई नहीं है। तो ऐसी सरकार जो है बिल्कुल गैर जिम्मेवार सरकार बन गई है। सरकार हरियाणा में इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है, तो ये जो है तुरंत इनको राहत देनी चाहिए लोगों को, जो भी हो वार फुटिंग पे जो है इनकी सहायता करनी चाहिए। वहीं पानी भराव की स्थिति से बेहाल लोगों ने प्रदेश सरकार के साथ साथ भूपेंद्र हुड्डा को भी निशाने पर लिया। लोगों का कहना था कि 10 साल भूपेंद्र हुड्डा की सरकार रही, तब भी ऐसे ही हालात थे और वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, तब भी हालात ऐसे ही बने हुए हैं। ना पानी भर गया सारा रात, कल सवेरे एक बारी भरया कटिया सफाई की थी, फिर दूसरी, फिर इतना बेडा के पानी, सारा सामान जो कुछ है सब सत्यानाश हो गया, सारा जो गया है। बच्चे सब परेशान तो होंगे, क्या करेंगे। मुझे देख रहे 95 में बाढ़ आई थी यहाँ पे, ठीक है, 1 महीने बाद पानी उतरा था। उसके बाद हुड्डा साहब का भी राज आएगा, 2 योजना लगातार रह गए, लेकिन कभी यहाँ सूद ना ली गई। हर साल यही पानी का मार होती है, हर इस मॉल में एक बार से होता ही घर में पानी घुसता है, लेकिन कभी कोई सूद ना लेता, ठीक है, चाहे हाल का प्रशासन हो चाहे पीछा कोई भी होया। पानी की निकासी को लेकर जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं स्थानीय लोगों ने भी भूपेंद्र हुड्डा की पूर्व सरकार को घेरा। अभी तो बरसात की शुरुआत हुई है, आगे के हालात कैसे होंगे और अधिकारी जल भराव की निकासी को लेकर क्या कुछ कदम उठाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। कुछ ही हफ्ते बाद सावन का महीना शुरू होने वाला है। इस महीने में कांवड़िए हरिद्वार के लिए रवाना होते हैं, लेकिन इस बार पुलिस ने कमर कस ली है। यमुनानगर पुलिस ने भी कांवड़ियों के लिए कुछ नियम बनाए हैं। कोरोना के कारण पिछले 2 सालों से कांवड़ यात्रा पर रोक लगी थी, लेकिन अब जाकर कांवड़ यात्रा फिर एक बार शुरू हो रही है। 2 साल बाद कांवड़ यात्रा कुछ ही दिनों बाद शुरू हो जाएगी। सावन के महीनों में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन के पुख्ता इंतजाम हैं। यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है। यमुनानगर के एसपी मोहित हांडा ने बताया कि कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल के साथ कोऑर्डिनेशन बैठक हुई थी, जिसमें कांवड़ यात्रा को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान ये तय किया गया कि जो भी कांवड़ यात्रा के लिए जाने के लिए तैयार है, वो अपनी जानकारी नजदीकी पुलिस थाने में दे। निश्चित तौर पे जब भी कोई इतना जनसमूह जाता है तो पर पुलिस ने इसके लिए जो है वो पुख्ता इंतज़ाम किए हैं। जैसे मैंने बताया कि राइडर्स और इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स रहेंगी, स्पेशल ड्यूटीज़ वर्दी में और सिटीज़ में भी रहेंगी। रूट के अलॉन्ग हमारे कुछ वॉच टावर्स भी रहेंगे, जिससे उन टावर्स से जो है वो क्राउड को मॉनिटर किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे, स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे सीसीटीवी कैमरास भी इंस्टॉल्ड रहेंगे ताकि शरारती तत्वों की पहचान की जा सके। इसके अलावा घोड़ा पुलिस की जो है गश्त वो भी की जाएगी।
एसपी मोहित हांडा ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारे लिए सबसे जरूरी है। हालांकि यमुनानगर से होते हुए श्रद्धालु कांवड़ यात्रा के लिए हरिद्वार जाते हैं, इसीलिए यमुनानगर पुलिस ने ट्रैफिक को 6 जोन में डाइवर्ट किया है। जैसे मैंने बताया कि बॉर्डर पॉइंट्स पे हमारी कोऑर्डिनेशन दूसरी स्टेट की पुलिस के साथ रहेगी। थाना लेवल पे, चौकी लेवल पे, डीएसपी लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट एसपी लेवल पे भी कोऑर्डिनेशन ग्रुप्स जो हैं वो बना दिए जाएंगे और साथ साथ सोशल मीडिया पे भी जो है वो भी निरंतर नज़र रखी जाएगी ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना होने पाए। बता दें कि कोरोना काल के बाद ये पहली कांवड़ यात्रा है। साल 2018 में 2 करोड़ श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे तो 2019 में यह संख्या 3 करोड़ के पार पहुंच गई है। गुड़िया दुष्कर्म एवं हत्या मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बयान पर सियासत चरम पर है। अब किन्नौर भाजपा महिला मोर्चा ने प्रतिभा सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मांग की है कि अपने बयान पर माफी मांगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मंडी सांसद प्रतिभा सिंह की ओर से कोटखाई गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले को मामूली घटना करार दिए जाने के बाद हिमाचल में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी जमकर कांग्रेस को घेर रही है। इसी कड़ी में किन्नौर बीजेपी महिला मोर्चा ने भी प्रतिभा सिंह के निशाने पर लिया और उनके बयान पर आपत्ति जताई। रिकांगपियो में महिला मोर्चा जिला महामंत्री दीपिका नेगी ने प्रतिभा सिंह के बयान की निंदा की। उन्होंने कहा, प्रतिभा सिंह के बयान से पूरा प्रदेश शर्मसार हुआ है और महिलाओं के स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा द्वारा जो निंदनीय बयानबाजी सामने आई है, मैं उसकी गौर निंदा करती हूँ। उनके इस बयानबाजी से पूरे प्रदेश को शर्मसार होना पड़ा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा प्रतिभा जी ने गुड़िया कांड को छोटी मोटी घटना बताकर पूरे प्रदेश को शर्मसार किया है, जिससे पूरे प्रदेश की महिलाओं को उनके स्वाभिमान को चोट पहुंची है। वहीं गुड़िया बोर्ड के मेंबर और युवा रिंगी प्रधान गंगा भक्ति ने प्रतिभा सिंह के बयान पर हैरानी जताई और प्रतिभा सिंह से माफी मांगने की बात कही। प्रतिभा सिंह जी इतने पिछले टाइम में मैं भी गुड़िया बोर्ड की मेंबर हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज़ से। गुड़िया कांड जब हुआ तो हम लोगों ने उसके दर्द, उनके जो दर्द को देखते हुए पूरे महिलाओं को रोना आया और उसके ऊपर हम लोगों ने देखो आज भी ऐसे ऐसी चीज़ें बोलना तो उनका दोबारा उस बेटी का माँ बाप को खून उबालने के वाली बात कही है उसने। ये बहुत गलत है। हम तो बिल्कुल अपमान करेंगे इसको। अगर वो माफ़ी मांगती है समस्त महिलाओं से माफ़ी मांगे और उनके परिवार से माफ़ी मांगे। अगर फिर भी अगर वो माफ़ी नहीं मांगती है तो पूरे महिलाएं एकजुट होके उनके सड़कों में उतरेंगे उनके खिलाफ। हालांकि प्रतिभा सिंह अपने बयान को मीडिया में तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगा चुकी हैं। अब देखना ये है कि ये बार पलटवार का दौर कब तक चलता है। फरीदाबाद की जनता इन दिनों आवारा कुत्तों के आतंक की दहशत में जी रही है। आवारा कुत्तों का आतंक इस कदर बढ़ चुका है कि सड़कों पर उतरने से पहले भी उन्हें सोचना पड़ता है। फरीदाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। यहाँ पर हर गली हर सड़क पर आवारा कुत्ते दिखाई देते हैं। आलम ये है कि हर दिन कुत्तों के काटने से 8 से 10 नए मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके नगर निगम की ओर से कोई उचित प्रबंध नहीं किए जा रहे, जिसके चलते कुत्तों के आतंक से परेशान लोग दहशत में जी रही हैं। इतना ही नहीं, एक दिन में 60 से 70 लोग एंटी रेबीज के टीके लगवा रही हैं। जिले का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ आवारा कुत्तों की मौजूदगी न हो। कई सोसाइटी में तो लोग अपने बच्चों को घरों से बाहर भेजने से भी डर रही हैं। ओल्ड फरीदाबाद, एनआईटी बल्लभगढ़ और ग्रेटर फरीदाबाद में तो कुत्तों के आतंक से लोगों में ज्यादा ही खौफ बना हुआ है। अगर बाई चांस रात को बाइक लेके निकलते हैं तो कुत्ते, बहुत सारे कुत्ते इकट्ठे हो गए खाने को दौड़ते हैं। अगर बाई चांस काट भी लेता है तो आगे जाके दवाई नहीं मिल पाती है, डोज नहीं मिल पा रही है। और ये ज़्यादातर अपनी कॉलोनी में और अपने शहरों में और सेक्टर एरिया साइड ये काम ज़्यादा हो रहा है। कितनी परेशानी बहुत होती है। रात को अगर बाई चांस अकेला आदमी जा रहा होता तो खा लेता तो कोई उठाने वाला भी नहीं मिलता रात को। वो कुत्ते खा भी बहुत लेते, फिर उसका इंजेक्शन और नहीं मिल रहा है इस टाइम। तो क्या लेकर के या तो कुत्तों को उठा लिया जाए, उनको डॉग उसमें डाला जाए, या फिर कुत्तों के लिए कोई टीका लगाया जाए, फिर या हमारी दवाई पूरी की जाए।
शहर की मुख्य सड़कों से लेकर गली मोहल्ले तक कुत्ते ही कुत्ते दिखाई देते हैं। ये कुत्ते राह चलते लोगों पर भी कभी भी हमला कर देते हैं। कुत्तों के काटने के इतने मामले सामने आने लगे हैं कि अस्पताल में रेबीज के टीके की भी किल्लत होने लगी है। अस्पताल प्रबंधन के पास फिलहाल 1 हफ्ते के लिए ही पर्याप्त डोज उपलब्ध है। मरीज आते हैं, इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, वैक्सीन लगती है उनकी, जैसे रेबीपुर वगैरह लगाते हैं। 12 कुत्तों के लिए तो रोकथाम करनी पड़ेगी। नगर निगम सोचे इस चीज़ पे। तो रोकथाम किस तरीके से की जाए? जो उनकी जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है, जनसंख्या कम कुत्तों में वैक्सीन लगती है, वैक्सीन लगवाई जाए, गवर्नमेंट वैक्सीन लगवाए, या इनको नगर निगम बाहर छोड़े ले जा करके नशबंदी करवाए। ये तो डर तो लगता ही है, आवारा कुत्ते होते ही पागल हो जाते हैं, गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही है। बता दें कि नागरिक अस्पताल में एंटी रेबीज के 1 डोज लगाई जाती है। बीपीएल कार्ड धारक बिल्कुल मुफ्त टीका लगवा सकते हैं। वहीं अस्पताल के पास फिलहाल 1 हफ्ते के लिए पर्याप्त डोज है। हरियाणा की सैकड़ों प्लाईवुड फैक्ट्रियों पर फैक्ट्री बंद होने की तलवार लटक रही थी, लेकिन अब उद्योगपतियों ने राहत की सांस ली है कि इसके तहत अब तय दूरी को 3 किलोमीटर से घटाकर 500 मीटर करने का फैसला लिया है। हरियाणा में हजारों की संख्या में प्लाईवुड फैक्ट्रियां हैं, जहां लाखों लोग काम करते हैं। इससे हरियाणा के राजस्व में भारी बढ़ोतरी होती है। पिछले कुछ समय से हरियाणा में प्लाईवुड फैक्ट्री में लकड़ आधारित उद्योग की नीति 3 किलोमीटर थी, जिसके चलते प्रदेश की सैकड़ों प्लाईवुड इकाइयों पर फैक्ट्री बंदी की तलवार लटक रही थी, जिसके चलते प्लाईवुड फैक्ट्री निर्माता परेशान थे। इसी दौरान प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने हरियाणा के वन एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से मुलाकात की, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने लकड़ आधारित उद्योग की नीति में दूरी की सीमा 3 किलोमीटर के बजाय 500 मीटर करने का फैसला किया है। लोग अपने वन मंत्री चौधरी कंवरपाल जी के पास आए थे, क्योंकि हमारी जो हरियाणा सरकार ने हमारे लिए जो इतना बड़ा कार्य किया है, बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। जो हमारी प्लाईवुड इंडस्ट्री 125 के करीब प्लाईवुड इंडस्ट्री जो हमारी 3 किलोमीटर के दायरे में नोटिस आए हुए थे, उसके लिए मंत्री से मिले और मंत्री जी ने हमारी बात मुख्यमंत्री जी के पास रखी और हमारी हरियाणा सरकार ने इस बात को मान्य है कि ये जो इंडस्ट्री है और सिर्फ किसान की खेती जो होती है पॉपुलर सफेदे की, उसी से चलती है और वही लकड़ी यूज़ करती है। तो इसमें कोई फॉरेस्ट की लकड़ी यूज़ नहीं होती और इसलिए उन्होंने हमारी 500 मीटर की जो है जंगल से दूरी 500 मीटर कर दी है और उसका हम लोग हरियाणा सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, शिक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस फैसले से 130 यूनिट को लाइसेंस जारी करने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं 321 यूनिट के लाइसेंस नवीनीकरण में आ रही दिक्कत भी दूर हो गई। वहीं वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि प्लाईवुड फैक्ट्री निर्माताओं की जो मांग थी उन्हें पूरा कर दिया गया है। संशोधन किया, जहाँ पहले 3 किलोमीटर था उसको घटा के हमने 500 मीटर कर दिया। 3 किलोमीटर में बहुत सी हमारी इंडस्ट्री ऐसी थी, सैकड़ों जो हमारी फैक्ट्रियाँ थी उसमें आती थी, जिसकी वजह से उनको काफ़ी परेशानी थी। और हमारी जितनी भी इंडस्ट्री है उसमें जिस लकड़ी का इस्तेमाल होता है वो जंगल की लकड़ी नहीं है, वो सारी की सारी किसान द्वारा पैदा की जाती है, चाहे वो सफेदा है चाहे पॉपुलर है। जो हमारी फॉरेस्ट की लकड़ी है वो अलग है। अगर हमारा सफेदा भी है तो वो काफ़ी बड़ा सफेदा है जो उसमें उपयोग नहीं उसका। उस सारे को देखते हैं क्योंकि जंगल को कोई नुकसान तो उससे था नहीं, तो इसलिए निर्णय लिया गया कि उससे 500 मीटर की दूरी ही पर्याप्त दूरी है और इसकी वजह से सैकड़ों जो इंडस्ट्री है उसको लाभ हुआ है। सरकार के इस फैसले से निश्चित तौर पर सैकड़ों उद्योगपतियों को इसका लाभ मिलेगा और वे अपना कारोबार और आगे बढ़ा पाएंगे। करनाल में नेशनल हाईवे पर घरोंडा फ्लाईओवर के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया। टूरिस्ट बस ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। करनाल के नेशनल हाईवे घरोंडा के फ्लाईओवर पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में तेज रफ्तार बस और बाइक की जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक 2 हिस्सों में टूट गई और एक युवक का शव बस के पहिए के बीच फंस गया। मृतक युवक दिल्ली के निवासी बताए जा रहे हैं। दुर्घटना की सूचना मिलते ही घरोंडा पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे का शिकार हुए दोनों मृतकों के शवों को निकालने का प्रयास शुरू किया। पुलिस को दुर्घटना स्थल से एक आधार कार्ड और 2 मोबाइल फोन भी बरामद हुए। ऐसा है, आज 2 व्यक्ति हैं जो ट्रक के नीचे, बस के नीचे आ गए हैं। बस भी माता वैष्णो देवी पर जा रही थी, उसके साथ इनका एक्सीडेंट हो गया। 2 लड़के हैं, दोनों मौके पे एक्सपायर हो चुके हैं। ठीक है, एक डेड बॉडी को तो ले जा चुके हैं, दूसरे को ले जा रहे हैं। गाड़ी कब्जे में ले ली है, जिस बाइक पे लड़के थे उनको कब्जे में ले लिया है।
ये स्पीड की वजह से इनका एक्सीडेंट हुआ है। दोनों बच्चे मृत हो चुके हैं। इनकी आईडी जो मिली है वो दिल्ली का एड्रेस है और दिल्ली की है, बाइक का नंबर दिल्ली का ही है। वहीं जांच अधिकारी बहादुर सिंह ने बताया कि दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए करनाल के कल्पना चावला पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया गया है। बस को कब्जे में ले लिया गया है। वहीं बस चालक और परिचालक दोनों ही मौके से फरार हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं टूरिस्ट बस के चालक और परिचालक जो मौके से फरार हो गए हैं, उनकी तलाश में भी पुलिस जुट गई है। बल्लभगढ़ में बरसात के कारण सड़कों पर खड्डे हो गए थे, जिससे जाम की समस्या भी पैदा हो रही थी। ऐसे में ट्रैफिक के सब इंस्पेक्टर विजय कुमार और उनकी टीम ने खड्डों को भरा और लोगों की समस्या का हल किया। हरियाणा में भारी बरसात हुई तो प्रदेश में जगह जगह सड़कें जलमग्न नजर आई। सड़कों में गड्ढे हो गए हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बरसात ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी, लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं उन्हें देखकर आप सराहना करते नहीं थकेंगे। दिखाई दे रहा ये नजारा बल्लभगढ़ मोहना रोड चंदावली पुल का है, जहां ट्रैफिक के जवान सड़कों में हुए गड्ढों को मिट्टी से भरने में लगे हैं। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गड्ढों को भरा गया, लेकिन गड्ढों के भरने के बाद ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू हो गई। ट्रैफिक पुलिस विजय कुमार की माने तो बरसात के कारण सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं, जिन्हें भरने का काम जारी है ताकि हादसों से बचा जा सके। इन गड्ढों की वजह से बरसात में ट्रैफिक जाम भी हो जाता है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये बरसात के समय जो बरसात हुई है उससे गड्ढे हो गए और हमने जेसीबी ले जा करके और ये रोडों से ठाई है, जो जीपीएस जो मिट्टी और उसमें वो है रोडा, वो हमने उठाए और उन गड्ढों में भरवाएं, जिससे कोई हादसा ना हो। ये चंदावली पुल जो पार करने के बाद जो चौराहा बनता है सदर की तरफ जाते इधर जाते हैं तो वहाँ पे गड्ढे हैं और वहाँ जाम लग जाता है, तो धीरे ट्रैफिक हो जाता है। ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा है यहाँ पे, क्यों IMT बंद हो गया, तिगाम पुल बंद है, इस कारण से इसी पुल से ट्रैफिक चल रहा है। तो उसको हमने गड्ढों को स्मूथ दिखराया जिससे ट्रैफिक स्मूथ चले। हालांकि जो काम ट्रैफिक पुलिस ने किया वो काम तो नगर निगम का था, लेकिन नगर निगम के कर्मचारी इतनी आसानी से किसी काम को करने में कहां आगे आते हैं। अपने दावों में सिमटे नगर निगम के अधिकारियों को तो बैठ के करने से फुर्सत ही नहीं मिलती। ऐसे में पुलिस कर्मचारियों को ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए ये कदम उठाना पड़ा। ट्रैफिक पुलिस के इस कार्य की जमकर सराहना हो रही है। ऐसे में नगर निगम अधिकारियों को भी इससे प्रेरणा लेने की जरूरत है।